तो हेलो दोस्तों, मैं हूं देव। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ। हम यहाँ पे लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करेंगे और जहाँ पे भी नीट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बने हैं हम वहाँ पे उसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी से बाहर हम कुछ नहीं देखेंगे, बस केवल एनसीईआरटी ही फॉलो करेंगे। और इससे पहले हम रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स देख चुके हैं। अगर आपको वो पढ़ना हो तो आप इससे पिछली 2 वीडियो जाके देख सकते हैं। देखो, यहाँ पे सबसे पहले क्या बताया गया है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ टर्म के बारे में बताया गया है। तो रिप्रोडक्टिवली हेल्थी हम किसको बोलते हैं? जो ह्यूमन बीइंग या जो इंसान, वो कौन सा हेल्दी होना चाहिए? फिजिकली, इमोशनली, बिहेवियरली और सोशली। जो इंसान हेल्दी है वो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी है। ठीक है, इसके बाद इसमें आगे दिया गया है रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम एंड स्ट्रेटजीज। तो देखो, इंडिया जो था वो सबसे फर्स्ट कंट्री था पूरे वर्ल्ड में जिसने अपने यहाँ पे फैमिली प्लानिंग स्टार्ट की। और उसने वो कब स्टार्ट की? 1951 में। याद रखेंगे, इस इंडिया वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री इन द होल वर्ल्ड विच स्टार्टेड द फैमिली प्लानिंग इन 1951। ठीक है, इसके आगे अब यहाँ पे दिया गया है कि पहले प्रोडक्टिव हेल्थ में हम फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम था, उसका नाम चेंज करके रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर किया गया है, आरसीएच प्रोग्राम कर दिया गया है। ठीक है, और ये क्यों किया गया? क्योंकि लोगों में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, जो रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिलेटेड मिथ्स होते हैं या फिर प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको सबको सॉल्व करने के लिए, उनको बताने के लिए यहाँ पे ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया। ठीक है, अब चलिए आगे आते हैं। इसके आगे देखो, ये बताया गया है कि एक सहेली कॉन्ट्रासेप्टिव पिल होती है, वो कहाँ पे डेवलप हुई है? वो डेवलप हुई है सीडीआरआई लखनऊ में। सीडीआरआई लखनऊ, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में। पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे दो तरह की पॉपुलेशन, एक वर्ल्ड पॉपुलेशन और दूसरी इंडिया की पॉपुलेशन, कि कैसे स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ या क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ने से लोगों की एज बढ़ी, रिप्रोड्यूसिंग एज बढ़ी, तो उससे पॉपुलेशन एकदम से एक्सप्लोजन हुआ। एक्सप्लोजन मतलब पॉपुलेशन एकदम से बढ़ी है। ठीक है, तो यहाँ पे दो तरह की पॉपुलेशन बताई गई है, पहला वर्ल्ड के बारे में और दूसरा इंडिया के बारे में। तो देखो, हम देखते हैं कि ईयर 1900 में जो वर्ल्ड पॉपुलेशन थी वो अप्रोक्स 2 बिलियन थी, और वही इन 2000 में 6 बिलियन हो गई, और अप्रोक्स 7.2 बिलियन हो गई इन 2011 में। ठीक है, 2011 में 7.2 बिलियन हो गई, जो कि 1900 में लगभग 2 बिलियन थी। ठीक, अब इसके बाद हम देखते हैं इंडिया की पॉपुलेशन। तो देखो, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस यानी अप्रोक्स 1947 में जो इंडिया की पॉपुलेशन थी वो 350 मिलियन थी, मगर वही 2000 में अप्रोक्स कितनी हो गई? 1 बिलियन के आसपास पहुंच गई। ठीक है, क्लोज टू अ बिलियन। मार्क बाय 2000, सन 2000 के आसपास वो 1 बिलियन अप्रोक्स हो गई। 350 मिलियन से 1 बिलियन तक पहुंच चुकी थी सन 2000 में। मई 2011 में वो 1.2 बिलियन पहुंच चुकी थी। ठीक है, अब इसके कॉज क्या क्या है? इसके मतलब एकदम से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की कॉज अगर हम देखें तो डेथ रेट था मैटरनल मोर्टेलिटी का, वो कम हुआ। ठीक है, इन्फेंट मोर्टेलिटी का वो कम हुआ, और जो रिप्रोड्यूसिंग एज के जो पर्सन थे, जो रिप्रोड्यूसेबल एज के पर्सन थे, वो एकदम से बढ़े। ठीक है, तो उस वजह से हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ एकदम से हुई। अगर हम 2011 की जनगणना की रिपोर्ट देखें तो ये जो ग्रोथ रेट था वो अप्रोक्स 2% था। ठीक है, ठीक है, अब हम आगे देखते हैं यहाँ पे कि अब इस पॉपुलेशन को कम करने के लिए लोगों में अवेयरनेस फैलाना, जो रिप्रोड्यूसिबल एज के लोग हैं बताना, और उनकी एक हेल्दी फैमिली प्लानिंग के लिए उनको मोटिवेट, इसके लिए बहुत सारे गवर्नमेंट ने इसके लिए बहुत सारे स्टेप उठाए। ठीक है, जैसे कि विद द हेल्प ऑफ एनजीओ, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प से बहुत सारे गांव गांव जाके नुक्कड़ पे नाटक करवाए, और उन लोगों को बाई सोशल मीडिया, बाई प्रिंट मीडिया, इन सब से लोगों को जागरूकता फैलाई कि छोटी फैमिली ही सुखी फैमिली होती है। जैसे कि स्लोगन दिया गया, हम दो हमारे दो। ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो मैरिजेबल एज थी फीमेल की, वो बढ़ा के कितनी की गई? 18, और मेल की कितनी की गई? 21 साल की गई। अब देखो, कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते क्या हैं? तो देखो, कॉन्ट्रासेप्टिव्स वो मेथड्स होते हैं जिनसे कि हम अवॉइड करते हैं, ठीक है, जो प्रेगनेंसी होने नहीं देती है। ठीक है, अब देखो, आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव्स कौन से होते हैं? आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव्स वो होते हैं जो यूजर फ्रेंडली हो, इजिली अवेलेबल हो और इफेक्टिव हो। यूजर फ्रेंडली हो, इजिली अवेलेबल हो, इफेक्टिव हो, रिवर्सिबल हो, और उसका कोई साइड इफेक्ट ना हो, और इसके अलावा ये सेक्सुअल डिजायर में या सेक्सुअल ड्राइव में कोई भी इंटरफियर ना करे। ठीक है, उनकी सेक्सुअल डिजायर को कम ना करे। ठीक है, अब इसके लिए बहुत सारे तरह के कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जैसे कि नेचुरल मेथड है, एक होता है नेचुरल मेथड, दूसरा है बैरियर मेथड, तीसरा है आईयूडी, चौथा है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, पांचवा है इंजेक्टेबल इम्प्लांट, और छठवा है सर्जिकल मेथड। ठीक है, नेचुरल वाला हम अभी आगे एक्सप्लेन करेंगे। बैरियर मेथड में क्या होता है कि हम
स्पर्म और ओवम उन दोनों के बीच में एक बैरियर क्रिएट कर देते हैं जिससे कि फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, ठीक है। अब आईयूडी इंट्रा यूट्राइन डिवाइस जो होती हैं, इनको फीमेल फीमेल यूट्रस में इम्प्लांट किया जाता है, फीमेल यूट्रस में इम्प्लांट किया जाता है, और ये स्पर्म की मोटिलिटी को सप्रेस कर देते हैं, उसकी फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को कम कर देते हैं, या फिर यूट्रस को इम्प्लांटेशन के लिए अनसूटेबल बना देते हैं, और बहुत सारे फैक्टर्स इसमें अलग अलग काम करते हैं, ठीक है। सेम आईयूडी की तरह ही ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं, इनका मेथड ऑफ एक्शन सेम ही होता है, एक तरह से मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आईयूडीज की तरह। और इंजेक्टेबल इम्प्लांट ये भी ऐसे ही होते हैं, ये हार्मोन रिलीजिंग इंजेक्टेबल इम्प्लांट होते हैं, ठीक है। सर्जिकल मेथड में क्या होता है कि हम फेलोपियन ट्यूब और जो वस वस डिफरेंस है उसको सर्जिकली कट करके टाई कर देते हैं, ठीक है, बांध देते हैं, ताकि उसका जो जो उसका ट्रांसपोर्ट का रास्ता है स्पर्म का ओवम का वो ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। अब हम सबसे पहले देखते हैं नेचुरल मेथड कि जो फीमेल की मेंसेस मान लो 1 तारीख को अगर स्टार्ट हो रहे हैं, तो उसका जो ओव्यूलेशन होगा वो 14th डे होगा, ठीक है। अब वो एक दिन पहले भी हो सकता है, एक दिन बाद भी हो सकता है। हम फॉर सेफ्टी के लिए 10 to 7 डेज जो होता है वो हाईली हाईली फर्टिलिटी पीरियड होता है, तो उसको बोला जाता है फर्टाइल पीरियड, ठीक है। अब इस टाइम पे डे 10 to डे 7 जो है क्वाइटस परफॉर्म करने से बचना है, अवॉइड करना है, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, और जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी, इसी को बोला जाता है पीरियोडिक एब्सटिनेंस, पीरियोडिक एब्सटिनेंस, ठीक है। और डे 10 to डे 17 जो होता है मेंस्ट्रुअल पीरियड का, उसको बोला जाता है फर्टाइल पीरियड, ठीक है। चलिए, अब दूसरा नेचुरल मेथड देखते हैं। तो देखो, या दूसरा नेचुरल मेथड हम देख रहे हैं विड्रॉल या फिर कोइटस इंटरप्टस। अब जैसा कि हमें नाम से पता पड़ रहा है कोइटस इंटरप्टस, इसमें क्या होता है, जो मेल पार्टनर होता है वो अपना पेनिस जस्ट बिफोर द इजैकुलेशन, ठीक है, इजैकुलेशन से जस्ट पहले ही अपना पेनिस फीमेल के वजाना से बाहर निकाल लेता है, मतलब कि इंसीमिनेशन नहीं होने देता है, यानी कि स्पर्म जो है वो वजाना में रिलीज ही नहीं हुए हैं, और जो रिलीज होंगे तो वो वजाना से बाहर होंगे, तो उस इससे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी। दूसरा मेथड ये हो गया विड्रॉल या फिर कोइटस इंटरप्टस। तीसरा मेथड है लैक्टेशनल एमिनेरिया, लैक्टेशनल एमिनेरिया, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है, लैक्टेशनल एमिनेरिया में क्या होता है कि आफ्टर पार्चुरेशन, पार्चुरेशन के बाद जब डिलीवरी ऑफ बेबी हो जाता है, तो उसके अप्रोक्स 6 महीने बाद तक बेबी जो होता है वो मदर से ब्रेस्ट फीड करता है, ठीक है, ब्रेस्ट फीड करता है चाइल्ड। तो उस टाइम पे क्या होगा, जो चांस ऑफ कंसेप्शन है ऑलमोस्ट निल होते हैं, ठीक है। और इस टाइम पे क्या होगा कि और मेंसेस भी नहीं होते, तो इस टाइम पे क्या होगा कि यहाँ पे प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी, और इसका ड्यूरेशन कितना है, अप्रोक्स अप्रोक्स मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ तक ही ये, ठीक है। अब दूसरा मेथड आता है बैरियर मेथड। तो देखो बैरियर मेथड में जैसे मैंने पहले बताया कि बैरियर मेथड में स्पर्म और ओवम के बीच में एक बैरियर बन जाता है, एक बैरियर बन जाता है, जिससे क्या होगा कि स्पर्म और ओवम दोनों का मीटिंग नहीं होगी, दोनों की सिंगेमी नहीं होगी, सिंगेमी नहीं होगी तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, और जब फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगा तो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी। अब देखो इसके लिए जो मेल में यूज होता है उसको बोलते हैं कॉन्डम्स, उसको बोलते हैं कॉन्डम्स। चलो हम एक बार कॉन्डम देख लेते हैं। देखो ये है कॉन्डम, ये क्या होता है, ये मेल का जो पेनिस होता है उस पर वियरेबल होता है, ठीक है, ये मेल का जो पेनिस होता है उस पर वियरेबल होता है। अब देखो जो कॉन्डम होता है ये किससे बना होता है, थिन रबर शीट से बना होता है, लेटेक्स शीट से बना होता है, और ये किसको कवर करता है, पेनिस को कवर करता है, ठीक है। वहीं फीमेल में ये वजाइना को या फिर सर्विक्स को भी कवर करता है, और उसको बोलते हैं फेंडम्स, ठीक है, उसको फेंडम्स बोला जाता है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है कॉन्डम का निरोध, ठीक है, ये एक पॉपुलर ब्रांड है, ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में फ्री में मिलता है, ठीक है। और इसके क्या क्या फायदे हैं कॉन्डम्स के और एडिशनल बेनिफिट्स भी हैं। ये यूजर को प्रोटेक्ट करता है, जैसे कि एसटीआई है, सेक्सुअली ट्रांसमिटिंग इन्फेक्शंस, या फिर एड्स जैसी जो बीमारियां हैं उनसे भी बचाता है। और कॉन्डम्स जो होते हैं वो इजीली डिस्पोजेबल होते हैं, बायोडिग्रेडेबल होते हैं, डिस्पोजेबल होते हैं, ठीक है। और ये एक यूजर को प्राइवेसी भी प्रोवाइड करते हैं, ये सेल्फ इंसर्टेड होते हैं, ठीक है, और ये एक प्राइवेसी भी प्रोवाइड करते हैं यूजर को, ठीक है। इसके अलावा डायफ्राम, सर्विकल कैप्स और वोल्ट भी बैरियर मेथड में यूज किए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा ये रियूजेबल होते हैं, और इनके ऊपर अगर स्पर्मिसाइडल क्रीम्स लगाई जाएं, जैसे KMNO4 है ना, बेरियम सल्फेट है, उनका भी यूज किया जाता है, ठीक है। जिससे क्या होता है वो जो यूज होते हैं वो स्पर्मिसाइडल इफेक्ट दिखाते हैं वो सारे केमिकल्स, ठीक है।